एक आम तस्वीर जो दिमाग में आती है जब हम किसी एक सदी से ज़्यादा पुरानी इंडस्ट्रियल कंपनी के बारे में सोचते हैं ना, तो वो होती है एक भारी भरकम धुआं छोड़ने वाली डीजल इंजन की। हाँ बिल्कुल। और ऐसी मशीन्स जिसने दशकों तक हमारे खेत, कारखाने और कंस्ट्रक्शन साइट्स को चलाया है। सही कहा। इन ट्रेडिशनल लेगेसी जाइंट्स को लोग अक्सर डायनासोर मान लेते हैं। एक आम धारणा होती है कि नई टेक्नोलॉजी के आते ही ये बस खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज के इस डीप डाइव में जब हम इन्हीं ट्रेडिशनल सोर्सेज और इनके नए प्लान्स का गहन विश्लेषण करते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी निकल कर आती है। एक ऐसी कहानी जहां उस शोर और धुएं की जगह एक बिल्कुल शांत और रेयर अर्थ फ्री इलेक्ट्रिक मोटर ने ले ली है। एग्जैक्टली। चलिए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। आज हमारा मकसद एक ऐसी सर्वाइवल प्लेबुक को डिकोड करना है जहां 160 साल पुरानी डीजल कंपनी खुद को एक सस्टेनेबल एनर्जी और मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर में तब्दील कर रही है। और सबसे ज़रूरी बात, हम आने वाले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आईपीओ के जोखिमों को भी बारीकी से परखने वाले हैं। देखिए, ये किसी आम कॉर्पोरेट बदलाव की कहानी नहीं है। जब हम डेटा को देखते हैं तो पता चलता है कि इस तरह के एक मैसिव लेगेसी बिजनेस को नई सदी के हिसाब से ढालना कितना पेचीदा काम है। ग्रीव्स कॉटन ने अपने लंबे इतिहास में इंजीनियरिंग पर काफी असर छोड़ा है। बिल्कुल। और आने वाले आईपीओ और उसके करंट मार्केट रिस्क्स को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल कैसे बदला। ये क्रोनोलॉजिकल पिवट समझना काफी अहम है। सही बात है। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। ये एक बड़ा लंबा और कैलकुलेटेड रिस्क था जो उन्होंने लिया। अगर हम फिगर्स पर गौर करें तो ये रिस्क सच में बड़ा लगता है। मतलब आज भी इनके करीब 7 लाख से ज्यादा इंजन्स और 1 लाख से ज्यादा जेनसेट्स मार्केट में यूज हो रहे हैं। पर इनका ये ट्रांजिशन का सफर काफी पहले शुरू हो गया था, राइट? हाँ, एक्चुअली सबसे पहले उन्होंने अपने पुराने इंजन्स को अपडेट करके BS2 एमिशन नॉर्म्स वाले लाइट डीजल इंजन्स में बदला था ताकि थोड़ा क्लीन कंबशन हो सके। फिर एक नया R&D टेक्नोलॉजी सेंटर खोला। लेकिन मेरा मानना है कि जो असली टेक्टोनिक शिफ्ट आया वो तब आया जब उन्होंने एम्पेयर व्हीकल्स का एक्विजिशन किया। उस एक कदम से उन्होंने सीधा लास्ट माइल ई मोबिलिटी के मैदान में एंट्री ले ली। बिल्कुल। और आज उसी को हम ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के नाम से जानते हैं। सही पकड़ा आपने। और उसके ठीक बाद एक्सेल कंट्रोल लिंकेज का एक्विजिशन भी उतना ही जरूरी था। इससे उन्हें एडवांस मोशन कंट्रोल सॉल्यूशंस की टेक्नोलॉजी मिल गई। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो ये सफर सिर्फ नए प्रोडक्ट्स बनाने का नहीं था। तो आपका मतलब है ये पूरा माइंडसेट शिफ्ट था? बिल्कुल। ये एक प्रोडक्ट फोकस से निकलकर एक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बनने का शिफ्ट था। पहले उनका मॉडल बड़ा सीधा था, एक इंजन बनाओ और बेच दो। पर आज उनका अप्रोच मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी फ्यूल हो चुका है। यानी डीजल के साथ साथ अब वो CNG और इलेक्ट्रिक पर भी काम कर रहे हैं। और मैंने उनके नए बिजनेस स्ट्रक्चर में देखा है कि इन्होंने काम को B2B और B2C में बांट दिया है। B2B में एनर्जी और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस है और B2C में ई मोबिलिटी और फाइनेंस शामिल है। हाँ, और यही डिवीजन उन्हें हर सेगमेंट से इंडिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी तो है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले 6 महीने यानी H1 FY26 के आंकड़े देखें तो आज भी इनका 51% रेवेन्यू उन्हीं ट्रेडिशनल इंजन से आ रहा है। ई मोबिलिटी का हिस्सा अभी सिर्फ 22% है और बाकी का रिटेल और आफ्टर मार्केट से 19% और एक्सेल से लगभग 7% आ रहा है। एग्जैक्टली। तो अगर आधी से ज्यादा कमाई अभी भी पुराने इंजन से हो रही है तो क्या हम इसे एक मुकम्मल ट्रांजिशन कह सकते हैं या ये बस एक एक्सपेरिमेंट है नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। पर देखिए, किसी भी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जायंट का बदलाव ना बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। असली ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं होता कि जो बिजनेस आज आपको पैसा दे रहा आप उसे अचानक बंद कर दें। राइट, वो उनका कैश काउ है। सही कहा। वही इंजन बिजनेस इनके नए इलेक्ट्रिक और R&D वेंचर्स को फाइनेंशियली बैक कर रहा है। असली ट्रांजिशन उन नए सेगमेंट्स की ग्रोथ में दिखता है। जैसे FY26 में इनके एनर्जी सॉल्यूशंस ने 20% की साल दर साल ग्रोथ दिखाई है और आफ्टर मार्केट तो 35% की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। 35%? वो तो काफी मैसिव ग्रोथ है। इसका मतलब इनका ध्यान अब सिर्फ नया इंजन बेचने पर नहीं है बल्कि जो लाखों इंजन्स पहले से मार्केट में हैं उनकी सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स पर है। बिल्कुल। इन्होंने रिसेंटली रिटेल एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स यानी AMC पर काफी फोकस किया है। इसके अलावा एक नया इन हाउस डेवलप किया गया 650 kVA का मैसिव जेनसेट भी लॉन्च किया है।
तो वो लेगेसी बिजनेस को छोड़ नहीं रहे, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। ये तो हुई बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात, लेकिन जब कोई कंपनी खुद को होलिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कहती है तो उसके प्रोडक्शन के तरीके भी तो बदलने चाहिए ना। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी का अगला हिस्सा इनका कार्बन फुटप्रिंट ठीक करना है। हाँ, और इस ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब हम सॉल्यूशंस अप्रोच की बात करते हैं तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन सबसे ऊपर आता है। मैंने पढ़ा कि इनके अलग-अलग लोकेशंस पर सोलर रूफटॉप प्लांट्स लगे हैं जो हर साल 50 लाख यूनिट्स क्लीन एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। साथ ही जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD मॉडल भी इम्प्लीमेंट किया है। पर एक सवाल पूछूं? हाँ, बिल्कुल। क्या हेवी मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख सोलर यूनिट सच में कोई बड़ा बदलाव लाते हैं? क्या ये ग्रीन इनिशिएटिव्स वाकई में मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं या ये सिर्फ PR एक्सरसाइज है? देखिए, सुनने में शायद ये एक PR लाइन लगे, पर एनर्जी कंजम्पशन कम करने से सीधा प्रोडक्शन कॉस्ट पर असर पड़ता है। हेवी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा बिल बिजली का ही होता है, तो 50 लाख यूनिट्स का मतलब है ग्रिड की महंगी बिजली पर इनकी निर्भरता बहुत कम हो गई है। ओह, ओके। और वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मॉडल, उससे क्या होता है? ZLD का मतलब है कि फैक्ट्री से एक बूंद भी पोल्यूटेड पानी बाहर पर्यावरण में नहीं जाएगा। उस पानी को प्लांट के अंदर ही रिसाइकिल करके वापस चिलर्स और बॉयलर्स में यूज किया जाता है। इससे फ्रेश पानी खरीदने की भारी कॉस्ट भी बचती है और एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है। सही है। और इनकी सर्कुलर रिसाइकलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो ये एल्यूमिनियम स्क्रैप को ब्रिकेट्स में बदलकर वापस यूज कर रहे हैं? ये तो वैसा ही हुआ ना जैसे बचे हुए टुकड़ों से एक बेहतर और कम गैस खर्च करने वाला केक बनाना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। जब आप रॉ बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम निकालते हैं ना, तो उस प्रोसेस में एक्सट्रीम हीट और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। लेकिन जब आप एल्यूमिनियम स्क्रैप को रीमेल्ट करते हैं ना, तो लगभग 80 से 90% एनर्जी बचती है। वेट, सच में 90% एनर्जी बचती है? हाँ, बिल्कुल। और यही सर्कुलर रिसाइकलिंग का सबसे बड़ा फायदा है। इस लेवल की एनर्जी सेविंग्स सीधा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी लॉन्ग टर्म मार्केट कम्पिटिटिवनेस को मजबूत करती है। ये सच में इम्प्रेसिव है। एक और पॉइंट जो मुझे काफी अहम लगा, वो इनके शेंद्रा प्लांट के बारे में था। वहां इन्होंने एक नया ऑटोमेटेड मोटर और कंट्रोलर कन्वेयर लाइन शुरू किया है, जिसे 100% महिलाएं यानी विमेन वर्कफोर्स ऑपरेट करती हैं। सही कहा। हेवी मशीनरी प्लांट्स हमेशा से मेल डोमिनेटेड रहे हैं, क्योंकि वहां फिजिकल फोर्स चाहिए होता था। पर ऑटोमेशन ने इस फिजिकल स्ट्रेन को खत्म कर दिया है। अब काम ब्रूट फोर्स का नहीं, बल्कि प्रिसीजन और मॉनिटरिंग का है। ये काफी इंस्पायरिंग शिफ्ट है। पर इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा टेक लीप उन्होंने लिया है, वो ई-मोबिलिटी सेगमेंट में है। उन्होंने 3 व्हीलर L5 OEM कस्टमर को रेयर अर्थ फ्री मोटर्स का पहला पायलट बैच सप्लाई किया है। और ये इंजीनियरिंग के नजरिए से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। आमतौर पर किसी भी अच्छी EV मोटर को पावर देने के लिए रेयर अर्थ मेटल से बने मैग्नेट्स की जरूरत होती है। लेकिन उन मेटल्स को जमीन से निकालना एनवायरनमेंट के लिए काफी नुकसानदेह होता है, राइट? और सप्लाई चेन में तो काफी हद तक चाइना पर निर्भर करती है। एग्जैक्टली। तो अगर कंपनी बिना इन मैग्नेट्स के अपने मोटर को रीडिजाइन कर रही है, तो वो ना सिर्फ जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव मटेरियल से आजाद हो रही है, बल्कि अपने सप्लाई चेन को भी कंप्लीटली लोकलाइज कर रही है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? इन सभी नई ग्रीन टेक्नोलॉजीज, नई असेंबली लाइंस और R&D में जाहिर है काफी पैसा लगता है, और शायद यही कारण है कि ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO लाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए DRHP फाइल हो चुका है। इससे एक जरूरी सवाल खड़ा होता है। एक ट्रेडिशनल कंपनी इतने मैसिव ट्रांजिशन के बीच IPO ला रही है, तो नए शेयर होल्डर्स को आने वाले फाइनेंशियल रिस्क्स को भी ध्यान से समझना होगा। बिल्कुल। DRHP साफ तौर पर चेतावनी देता है कि इन इक्विटी शेयर्स में निवेश करने में हाई डिग्री ऑफ रिस्क शामिल है। और एक टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि इसको US सिक्योरिटीज एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं किया गया है। तो अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका विश्लेषण करें, तो बिजनेस के 3 बड़े रिस्क फैक्टर्स क्या निकल कर आते हैं? देखिए, पहला और सबसे बड़ा रिस्क इनके लेगेसी बिजनेस से ही आता है। इनका जो जेनसेट बिजनेस है ना, उसका पूरा दारोमदार इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन केपेक्स साइकिल पर होता है। केपेक्स साइकिल मतलब इकोनॉमी की वो साइकिल जहां नई फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स बनती हैं? हाँ, अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन रुक जाता है और वहां सीधा जेनसेट्स की डिमांड गिरती है। ये इनका सबसे डायरेक्ट रिस्क है। सही बात है। और दूसरा रिस्क इनके नए मार्केट्स में बढ़ती एक्सपोर्ट निर्भरता लगता है मुझे।
अगर कंपनी बाहर एक्सपोर्ट बढ़ा रही है तो ग्लोबल स्लोडाउन या करेंसी एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का भी डर रहता है। बिल्कुल। नए ट्रेड टैरिफ्स लग जाना या सप्लाई चेन में कोई रुकावट आना इनकी एक्सपोर्ट ग्रोथ को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा रिस्क है एग्जीक्यूशन का। आई एग्री। उनका जो GREVS.NX FY30 का रोड मैप है वो पेपर पर बहुत एम्बिशियस लगता है, पर कंपनी की आगे की वैल्यूएशन तो इस बात पर निर्भर करेगी ना कि मैनेजमेंट उस रोड मैप को जमीन पर कितना सक्सेसफुल बना पाता है। एग्जैक्टली। तो एक नए रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर किसी को भी इस मार्केट वॉलेटिलिटी और ट्रांजिशन रिस्क्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के सपने के सामने कैसे तोलना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं वही सोच रही थी। एक तरह से ये IPO इवैल्यूएट करना वैसा ही है जैसे किसी अनुभवी मैराथन रनर पर दाव लगाना जो अचानक से ट्रिएथलॉन जीतने की कोशिश कर रहा हो। नए रिटेल इन्वेस्टर्स क्या ध्यान में रखें? मैं इसके लिए एक सिंपल गाइड बताऊंगा। रिटेल इन्वेस्टर्स को सिर्फ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स यानी कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्शंस और पास्ट ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज को देखकर अंधा निवेश नहीं करना चाहिए। 20% एनर्जी सॉल्यूशंस की ग्रोथ अच्छी है पर वो गारंटी नहीं है। तो उन्हें उन मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स पर नजर रखनी चाहिए जिनका हमने अभी जिक्र किया। हाँ, उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस जैसे EV सब्सिडीज में बदलाव और मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर एक बैलेंस्ड रिस्क असेसमेंट करना होगा। हम यहाँ किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस इम्पार्शियल फैक्ट्स रख रहे हैं ताकि इन्वेस्टर ठीक से एवैल्यूएट कर सके। ये एक काफी क्लियर पर्सपेक्टिव है। चलिए आज की इस चर्चा के की टेकअवेज को थोड़ा जल्दी से रैप अप कर लेते हैं। आज हमने देखा कि कैसे ग्रीव्स ने एक लेगेसी इंजन मेकर से एक होलिस्टिक एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बनने का सफर तय किया है। और साथ ही हमने समझा कि ये 50 लाख क्लीन एनर्जी यूनिट्स और एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग का उनके ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस पर और सस्टेनेबिलिटी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और आखिर में आने वाले IPO से जुड़े लीगल और मार्केट रिस्क को भी हमने डिटेल में एनालिस किया ताकि नए रिटेल शेयर होल्डर्स अपनी पोर्टफोलियो रिस्क को ठीक से तौल सकें। सही कहा। और सुनने वालों को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये केस स्टडी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक्चुअली सीखने का एक जरिया है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इस दौर में हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के बदलते रूप का सही मूल्यांकन कैसे करें। बिल्कुल। और इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं एक नया और थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहती हूँ। आप खुद सोचिए, अगर 165 साल पुरानी ट्रेडिशनल कंपनी अपने पुराने मॉडल्स को छोड़कर रेयर अर्थ फ्री मोटर्स और सर्कुलर मैन्युफैक्चरिंग को सफलतापूर्वक अपनी सप्लाई चेन में उतार सकती है, तो कंपटीशन का लेवल क्या होगा आगे चलकर। वही तो, जब बाकी के पुराने इंडस्ट्रियल जायंट्स भी नींद से जागेंगे तो उन प्योर प्ले EV स्टार्टअप्स का क्या होगा जिनके पास सिर्फ नए आइडियाज और फैंसी स्लाइड्स हैं पर दशकों पुराना सप्लाई चेन का अनुभव नहीं है। क्या नए स्टार्टअप्स इन ट्रेडिशनल जायंट्स के अनुभव के आगे टिक पाएंगे? ये एक खुला सवाल है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। नई डिटेल्स को एनालाइज करते रहिए।